हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 101 का यूनिट नंबर 7 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सिस्टम्स एंड सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो इस यूनिट में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जहाँ पर आज हम द सिस्टम्स अप्रोच तक के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज के टाइम पर अगर हम एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को लें, तो हम ये देखते हैं कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साइज़ बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है, जिसमें स्केल ऑफ एक्टिविटीज़ है वो भी बड़ी है। तो इग्नू को एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एग्जांपल के तौर पर मान के चलें, तो क्या इग्नू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2-4 लोग या 10-12 लोग काम करते हैं? ऐसा तो है नहीं। आज के टाइम पर इग्नू में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, क्योंकि बिलियंस में तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। साउथ एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इसी वास्ट साइज को लेके यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी उतनी आती है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ का स्केल है, हमें उसको बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे जैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इस सिस्टम थियोरी में बताया जाता है कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है, और इसलिए किया जाता है ताकि हम एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर एक फ्रेमवर्क को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चल पाता है, वो अच्छे से वर्क कर पाती है। तो इस यूनिट में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी थियोरीज हैं जो कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे कि एक है सिस्टम्स थियोरी और दूसरी है सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो शुरुआत करते हैं हम सिस्टम्स अप्रोच से। तो जो सिस्टम्स अप्रोच है, इसकी शुरुआत 1930s में की जाती है, और ये शुरुआत एक बायोलॉजिस्ट करते हैं जिनका नाम होता है लुडविग वॉन बर्टलैंडी। ये अपना एक सेमिनल वर्क जारी करते हैं, मतलब एक किताब पब्लिश करते हैं, जिसका नाम होता है जनरल सिस्टम्स थियरी फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कहते हैं कि एक सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होल बनाते हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। तो ये सब यहाँ पर 1930s की बात होती है। वॉन बर्टलैंडी के अकॉर्डिंग अगर हमें एक सिस्टम को समझना है, तो वो एक ओपन सिस्टम होना चाहिए। तो अब ये ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्री जो है वो परमिएबल है, मतलब जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं मैटर के, एनर्जी के, इंफॉर्मेशन के, वो इजीली यहाँ पर ट्रांजिस्ट कर सकें, किसी भी तरीके का कोई बैरियर ना हो। ओपन सिस्टम में जो भी एक्सचेंज हो इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मटेरियल का, वो उसके इन्वायरमेंट के साथ होता है, मतलब जो बाहर के जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जो ये ओपन सिस्टम होता है, उसे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की तरह भी देखते हैं, क्योंकि एक ओपन सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं। तो उन चैलेंजेस और सेटबैक्स को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए जो सिस्टम है, वो यहाँ पर स्ट्राइव करता है। ठीक है, मतलब कोशिश करता है कि वो एक इक्विलिब्रियम पर बना रहे। इसी वजह से जो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है, डेवलप होता रहता है। तो इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट के साथ एक डायनामिक रिलेशनशिप होती है। तो बर्टलैंडी कहते हैं कि एक ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या जो सब सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब कि एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, इग्नू में जब हम एडमिशन लेते हैं, तो हम स्टडी मटेरियल को चूज़ करते हैं कि कौन सा स्टडी मटेरियल चूज़ करना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिंटेड मटेरियल को चूज़ करते हैं। तो एडमिशन जहाँ पर लिया जाता है, उसका डिपार्टमेंट अलग होता होगा। ठीक है। तो इग्नू में जहाँ पर एडमिशन लिया, उस एडमिशन वाले डिपार्टमेंट में हमें ये बताया गया कि स्टडी मटेरियल इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने प्रिंटेड वाला लिया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये प्रिंटर वाले को देंगे, ठीक है, जो प्रिंटेड करेगा यहाँ पर मटेरियल को। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें बुक्स चाहिए तो वो सिर्फ प्रिंटर के पास से नहीं आती। ठीक है, जो भी वहाँ पर एमपीडीटी वगैरह होता है, वो पहले एडमिशन वाले के पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन सा मटेरियल चूज़ किया। क्योंकि अगर इसे यही नहीं पता होगा कि कौन सा मटेरियल किसी ने चूज़ किया है, तो क्या ही प्रिंट करेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो इसी वजह से हम एक सिस्टम को आइसोलेटिंग वे में नहीं पढ़ सकते। अगर हमने सिर्फ इग्नू का एडमिशन वाला डिपार्टमेंट पढ़ लिया, तो हमने ये तो नहीं कह सकते कि हमने पूरा इग्नू को पढ़ लिया कि इसमें क्या कौन से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर एक सिस्टम को हमें समझना है,
तो एक ओपन सिस्टम हो जहाँ पर सेवरल कंपोनेंट्स हों, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों, इंटरकनेक्टेड हों, और आइसोलेशन में यहाँ पर काम ना इनसे निकाला जाए, मतलब आइसोलेशन में इनको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू में हमें बताई गई हैं। और सिस्टम थ्योरी का जो बेसिस रहता है वो किस तरीके से रहता है, मतलब पहले हम इनपुट डालते हैं, इनपुट में कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाया जाता है, आउटपुट को मार्केट में लाया जाता है, फिर उसके बाद से फीडबैक मिलता है कि ये पूरा जो आउटपुट है वो जनता को लगा कैसा, अगर अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक देगी, इनपुट और अच्छा लगा जाएगा। वहीं अगर फीडबैक जो है वो बुरा आया तो उस हिसाब से इनपुट को यहाँ पर लगाया जाएगा जिससे कि जो आउटपुट है वो यहाँ पर सही रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम थियरी में बताई जाती हैं। और इसमें जो कंसेप्ट होता है फीडबैक का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो सिस्टम काम कर रहा है क्या वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग द आउटपुट्स और जो प्रोसेस है सिस्टम का, वो फीडबैक पर ही कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है। अगर फीडबैक मिलेगा अच्छा तो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम को किया जाएगा, अगर वहीं फीडबैक मिल गया बुरा तो उस हिसाब से इनपुट को डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सिस्टम्स अप्रोच में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम की तरह कैसे काम करती है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख के रखा है कि जो सिस्टम्स है उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल पार्ट या सिंगल कंपोनेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सेवरल सब सिस्टम्स काम करते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी होलिस्टिक फंक्शनिंग हो पाती है। एज अ सिस्टम अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसकी डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए जहाँ से वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करे, मतलब जो एनर्जी इंफॉर्मेशन मैटर चाहिए वो वहाँ से ले सके। और इसमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम सुपरा सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं। और पीछे भी हमने ये देखा था कि जो सिस्टम है वो इवॉल्व करते हैं थ्रू अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एज अ सिस्टम, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो उसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। कभी कभार उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो इवॉल्व करता रहता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करता रहता है ग्रोथ का, ताकि वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख सके, ताकि सारे सिस्टम्स या सब सिस्टम जो भी इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट वहाँ काम कर रहे हैं वो होलिस्टिकली अपना फंक्शन कर सकें। अब बात करते हैं द सिस्टम्स अप्रोच व्यूज ऑफ चेस्टर बर्नार्ड, कि चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग जो सिस्टम्स अप्रोच है वो है क्या। तो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है 1938 में जिसका नाम है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब इस फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम की किताब में ये एक थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने थियोरी में बताकर रखते हैं, जिसमें सबसे पहली थियोरी देते हैं द थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बर्नार्ड ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक बड़े सिस्टम मतलब सोसाइटी के अंडर काम करता है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है जो कि सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए वगैरह काम करता है। और वो ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर काम करना है अच्छे से तो वो दो या दो से ज़्यादा जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से ही यहाँ पर कॉन्शियसली काम कर सकेगा। और लास्ट में ये कहते हैं कि इन्हीं कॉन्शियस कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से जो ये सिस्टम है वो अपना काम करता है हॉलिस्टिक वे में, और जहाँ पर हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड होता है एक सिग्निफिकेंट वे में। अगर हम एक बार और इसे देखें तो बर्नार्ड ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि बड़े से सिस्टम यानी सोसाइटी के अंडर काम करता है। उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। वो ये कहते हैं कि सिस्टम एक ऐसा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एरिना होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं उनकी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है, जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं सिग्निफिकेंट वे में।
अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम की। तो बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, जहाँ पर जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करने में मदद करते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो बनता कैसे है? तो यहाँ पर बर्नार्ड कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो इंडिविजुअल ह्यूमन से बनता है, और पर्टिकुलरली उन इंडिविजुअल की अगर इंडिविजुअल मोटिवेशंस हैं उसकी वजह से यहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम एक बनाया जा सकता है। तो वो ये कहते हैं बर्नार्ड कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक ऑपरेशन ओरिजिनेट कहाँ से होता है? क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसकी ये विलिंगनेस है कि हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करना है, तभी वो यहाँ पर कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ कर सकेगा। क्योंकि आइसोलेशन में कोई भी इंडिविजुअल पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कभी भी अचीव कर ही नहीं सकता, उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी कोऑपरेटिव एफर्ट जो इंडिविजुअल्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, बर्नार्ड के अकॉर्डिंग यही ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम होता है। इसे हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक ऐसा बैलेंस, मतलब कि जो भी मेंबर्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उनका एफर्ट है, उनकी नॉलेज है, उनकी स्किल्स है, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लगती है। और सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्हें कुछ ना कुछ दे, जैसे कि इनको मनी दे, इनको रिकॉग्निशन दे, प्रमोशन दे, स्टेटस प्रोवाइड करे, ठीक है, पोस्ट प्रोवाइड करे बढ़िया बढ़िया, तभी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम कर सकेगी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इनको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी काम कर ही नहीं सकती। तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि जो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको उसके बदले में कुछ पैसा मिले, प्रमोशन मिले। तो यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की। तो चेस्टर बर्नार्ड जो है वो एक एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी नाम का कॉन्सेप्ट निकाल कर रखते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि मैनेजमेंट की फील्ड में या ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें ये बताया जाता है कि अथॉरिटी एक ऐसी एंटिटी नहीं जिसका सिर्फ काम ही है कि पावर में रहे, कमांड दे, ऑर्डर बनाए, डिसीजन बनाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो भी कमांड ये दे रही है उसको ये भी ये देखना चाहिए कि जो उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो उस पर्टिकुलर जो भी डिमांड है उसको एक्सेप्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो बर्नार्ड है वो यहाँ पर 4 तरीके के कंडीशन भी देकर रखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन रहती है वो रहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल उसके अंडर काम कर रहा है वो उस कमांड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना बने। सेकंड है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो कंसिस्टेंट वे में आती रहे, मतलब समय समय पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वो इंडिविजुअल को बताया जाए ताकि उन्हें काम क्या करना है। थर्ड है कि जो इंडिविजुअल है उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर वो ऑर्डर उसके पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है तो वो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस थ्योरी में बताया जाता है कि इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये भी देखना चाहिए कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं। फोर्थ है कि जो इंडिविजुअल है वो मेंटली और फिजिकली एबल रहे उस ऑर्डर के साथ कंप्लाई करने के लिए, तभी वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को एक्म्प्लिश कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हम बर्नार्ड की थियरी में देख सकते हैं। फिर लास्ट में बर्नार्ड ये कहते हैं कि ये मेरी थियरी है वो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी पे काम करती है, मतलब जो अथॉरिटी है वो तभी इफेक्टिवली काम करेगी जहाँ पर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करें। अगर उसके ऑर्डर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो कभी काम ही नहीं कर पाएगी। इससे होगा क्या कि मैनेजर के राइट्स जो हैं वो सेफ भी रहेंगे, ठीक है, वो अपने राइट्स का मिसयूज़ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपने राइट्स का मिसयूज़ किया तो सबॉर्डिनेट्स की विलिंगनेस ही नहीं रहेगी उसके ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करने की। तो बस यही हमें यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ अथॉरिटी में बताया गया है। अब बात करते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस की, कि जोन ऑफ इंडिफरेंस चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एक ऐसी रेंज है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जहाँ पर जो भी ऑर्डर्स अथॉरिटी की तरफ से आते हैं वो ऑर्डर्स अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जोन ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं, मतलब वो उसे ऑर्डर अच्छा लगता है, उसे लगता है कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, तभी उसको फॉलो करता है।
अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है, ठीक है, जो उसके जोन में नहीं आता, वो उसको नहीं और उसको यहाँ पर फॉलो करेगा। तो बस यही यहाँ पर हमें जोन ऑफ इंडिफरेंस में बताया गया है। ये एक ऐसी रेंज होती है सबॉर्डिनेट की, जहाँ पर वो जो भी अथॉरिटी से मिलने वाले ऑर्डर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है, कैरी आउट करता है कॉन्शियस वे में, बिना किसी क्वेश्चनिंग के। ठीक है, इससे कि हमें एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री पता चलती है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, किस किस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉलो करता है, कौन से नहीं करता है। तो इससे हम उनकी बाउंड्री जान सकते हैं। फिर जो बर्नार्ड है वो ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर भी इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि पर्सनल मोटिव, उसका पर्सनल मोटिव ही नहीं है भाई उस ऑर्डर को फॉलो करने का, तो उस ऑर्डर को वो फॉलो क्यों करे। उसके बाद नेचर ऑफ द कमांड, की उस कमांड का नेचर क्या है, ठीक है, किस तरीके की डिमांड उसे दी जा रही है। फिर है कि किस कंटेक्स्ट में उस कमांड को इस इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान के जोन ऑफ इंडिफरेंस को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई ऑर्डर उसके जोन ऑफ इंडिफरेंस में आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको साथ यहाँ पर फॉलो करेगा। अगर नहीं आता है वो आराम से उसको रिजेक्ट कर देगा या उससे रेजिस्ट करेगा। उसके बाद जो एक कंसेप्ट निकाला जाता है, तो इस कंसेप्ट में ये बोला जाता है कि जो एक कंसेप्ट है हमारा जोन ऑफ इंडिफरेंस का, इससे हमें ये पता लगता है कि अथॉरिटी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, वो जो उसके मन में है वो नहीं कर सकती, वो डिपेंडेंट है अपने सबॉर्डिनेट्स के एक्सेप्टेंस पे। अगर उसके सबॉर्डिनेट्स उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो अथॉरिटी काम की किस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ही हमें यहाँ पर बताई गई हैं। इससे कि हमें पता लगता है कि कौन कौन से ऐसे गैप्स हैं जो कि अथॉरिटी उसको फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, जो भी लूप होल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बन रहे हैं इन्हीं बैरियर्स की वजह से, जोन ऑफ इंडिफरेंस की वजह से, उसे यहाँ पर उन्हें फिल करना चाहिए ताकि प्रॉपर होलिस्टिक वे में फंक्शनिंग हो सके। तो बस यही है। फिर है हमारे पास द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, की जो भी एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पर ही डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि वही उसकी सारी पॉलिसीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो बर्नार्ड ये कहते हैं कि यहाँ पर 3 तरीके के मैंने एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस बताकर रखे हैं जिनको एक एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाएं जिससे कि जो कॉपरेशन है वो यहाँ पर हो सके, कोऑर्डिनेटिव वे में एक्टिविटीज हम प्रमोट कर सकें। उसके बाद है जो सिक्योर एसेंशियल एफर्ट्स, कि जो भी एसेंशियल एफर्ट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनको सिक्योर रखें, प्रमोट करें, बताए दूसरों को कि हमारा गोल है, हमें इसे अचीव करना है। थर्ड है कि जो भी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिफाइन करें कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है कम्युनिकेशन वाला, उसके यहाँ पर उन्होंने 2 कंपोनेंट बताकर रखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कि डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस क्या क्या हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चार्ट्स वगैरह आ सकते हैं जहाँ पर स्पेसिफिकेशन और ड्यूटीज़ का कि कौन सी ड्यूटी कौन सा इंडिविजुअल करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो। तो ये सारी चीज़ें पहले कंपोनेंट में आती हैं। दूसरा है मेंटेनिंग अ पर्सनल सिस्टम। अब पर्सनल सिस्टम में ये है कि जो भी इंडिविजुअल हम रिक्रूट कर रहे हैं उसका एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस हो, क्वालिफिकेशन के साथ उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, हमें पहले से ही सैलरी बताकर रखनी चाहिए कि कौन कौन सी सैलरी हमें देनी है, इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पर्सनल सिस्टम में आती हैं। तो यही सारे कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के। तो यहीं तक हमारा पार्ट 1 रहता है। थैंक यू सो मच।